हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं लेके आया हूं कक्षा 12th का हिस्ट्री यानी कि इतिहास। आज की इस वीडियो में मॉडल पेपर सॉल्व है। यदि आप 19% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और बीच में तनिक भी स्किप न कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज के वही लेके आया हूँ जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आपको देने वाला है। सेम टू सेम आपको वही प्रश्न बताया जाएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप इसको शुरू से अंत तक पूरा देखें, बीच में किसी भी प्रकार का तनिक भी स्किप न कीजिएगा यदि आप अच्छे से नंबर लाना चाहते हैं तो। और अभी तक हमारे इस चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और पढ़ें। तो फिर दोस्तों ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, बस आपसे इतना ही गुजारिश करेंगे, आप शुरू से अंत तक इसको देखिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की आप स्किप न कीजिएगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई। ठीक, तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1947 में या 1948 में या 1949 में या 1950 में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है कि जो भारत है तो भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को। और भारत का जो कानून था, जो संविधान है, वो बना था 1949 ईस्वी को। ठीक, और वही संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि गणतंत्र कब हुआ, तो हम 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो वही 1950 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है घ 1950 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक, अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पहला है सुरकोटदा, दूसरा चनहुदरो, तीसरा मोहनजोदड़ो एवं चौथा लोथल। तो आप इसमें से देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो पहला राइट क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा इसके ऑप्शन नंबर घ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है उसे मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग की मृत्यु हो गई थी, वहाँ पूरा नगर ही उजड़ गया था, जिसके कारण उसे मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग मोहनजोदड़ो। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक कानून कब तोड़ा गया। ठीक, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को, और दूसरा ऑप्शन 5 जून 1932 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन 5 मई 1931 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन 5 मार्च 1929 ईस्वी को। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसको तोड़ा था महात्मा गांधी जी ने, और दांडी यात्रा के दौरान दांडी समुद्र के किनारे उन्होंने पहुंचकर और नमक कानून तोड़ा था। तो दांडी में पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ठीक ना, तो आपके सामने चारों ऑप्शन रख दिए गए, जैसे पहला है 1940 ईस्वी में, या 1941 ईस्वी में, या 1942 ईस्वी में, या 1945 ईस्वी में। तो दोस्तों आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं चारों ऑप्शन, तो 1942 ईस्वी में जो लिखा गया है ये राइट आंसर है, यह आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक ना, तो 1942 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1947 में देश हमारा आज़ाद हो गया था। तो दोस्तों 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। अंग्रेजों को हमारे देश से निकालने के लिए, भगाने के लिए किया गया था इस आंदोलन को, जिस आंदोलन का नाम रखा गया भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी में। अब हमारा आ रहा है प्रश्न नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है। जैसे कि ऑप्शन में आपके सामने दे दिया है कि ऑप्शन नंबर अ कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी व्यास, ऑप्शन नंबर स विदुर, ऑप्शन नंबर द अर्जुन। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब यानी कि व्यास। तो महाभारत के रचयिता कौन है? व्यास जी हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। तो जिसका
आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब व्यास। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राज्य हड़प नीति यानी कि गोद निषेध नीति जिसे कहा जाता था, तो राज्य हड़प नीति का संबंध निम्न में से किससे है? तो अ लॉर्ड कर्जन, ब लॉर्ड क्लाइव, स लॉर्ड डलहौजी, द लॉर्ड वेलेजली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक, राज्य हड़प नीति का संबंध जो है वो है लॉर्ड डलहौजी से। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ आरंभ हुई थी? ठीक ना, रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ आरंभ हुई थी? जैसे कि पहला ऑप्शन है उत्तर भारत में, दूसरा दक्षिणी भारत में, तीसरा पश्चिमी भारत में, चौथा पूर्वी भारत में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दो, दक्षिणी भारत में। जो रैयतवाड़ी प्रथा है वो सबसे पहले दक्षिणी भारत में आरंभ हुआ था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन अब है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जिसका ऑप्शन दे दिया लाहौर, सासाराम, दिल्ली, आगरा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सासाराम। ठीक, जैसे कि आप एक ट्रिक बना सकते हैं, स से हुआ सासाराम और स से हुआ शेर शाह, तो शेर शाह का मकबरा स्थित कहाँ है? सासाराम में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रेलवे लाइन का निर्माण कब पूरा हुआ? ठीक ना, कि रेलवे लाइन का निर्माण कब पूरा हुआ? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1850 ईस्वी में, दूसरा 1875 ईस्वी में, तीसरा 1900 ईस्वी में और चौथा 1905 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द 1905 ईस्वी में। रेलवे लाइन का जो निर्माण हुआ था, वो निर्माण कार्य जो पूरा हुआ था वो हुआ था सन 1905 ईस्वी में, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सन 1905 ईस्वी द। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक ना, क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1336 ईस्वी में, दूसरा 1340 ईस्वी में, तीसरा 1360 ईस्वी में, चौथा 1380 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1336 ईस्वी में, और इसका जो इसकी खोज की थी वो की थी हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई थे, दोनों भाई ने मिलकर आपस में इसका खोज किया था, जिनका नाम है हरिहर एवं बुक्का। आगे चल के लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, बट इसमें आप ये समझिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी, जिसके कारणवश इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1336 ईस्वी में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति कैसी होती थी? है ना, सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति कैसी होती थी? जो कि आज से बहुत समय पहले की बात है, जब सिंधु सभ्यता चल रही थी, मोहनजोदड़ो चल रही थी, तो उस समय की बात कर रहा है कि उस समय सिंधु सभ्यता में जो कमरा बनाए जाते थे, घरों में रूम बनाए जाते, वो रूम जो कमरा थे वो कमरे किस आकृति के थे? पहला आयताकार या चौकोर या त्रिभुजाकार या इनमें से कोई नहीं। इनके कहने का मतलब है कि आयताकार था या चौकोर था या त्रिभुज के आकार था या इनमें से किसी के आकार का भी नहीं था। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति बनाई जाती थी वो होता था चौकोर। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब चौकोर। ठीक ना, उस समय क्या होता था कि सभ्यता, उस सिंधु सभ्यता में जो कमरों की आकृति बनाई जाती थी वो सोच विचार के एक अच्छे विकास के लिए बनाई जाती थी, जिसको आकृति चौकोर दिया जाता था। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर जो होगा दूसरा ब होगा चौकोर। सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति कैसी होती थी? चौकोर होती थी। हम अगला क्वेश्चन है कि मौर्य शूद्र थे क्योंकि चंद्रगुप्त नंद राजा की दासी मूरा से उत्पन्न हुआ था। तो यह कथन निम्न में से किसका है? यानी कि इस बात को किसने कहा है? विष्णु पुराण में है या महावंश में है या दिव्यावदान में है या अश्वलायन सूत्र में है? तो इसमें राइट क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर अ विष्णु पुराण। ये विष्णु पुराण में कहा गया है कि मौर्य शूद्र थे क्योंकि चंद्रगुप्त नंद राजा की दासी मूरा से उत्पन्न हुआ था। ये किस में कहा गया है? विष्णु पुराण में, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा अ विष्णु पुराण। अगला क्वेश्चन है, तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में मौर्य को क्षत्रिय माना गया है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें मौर्य को क्षत्रिय माना गया है? और वो ऑप्शन आपके सामने हैं, आपके पास हैं। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो है अ महावंश, दूसरा ब
दिव्यवादान, तीसरा स अर्थशास्त्र, चौथा द उक्त सभी। तो आपको इसमें से दोस्तों चुनना है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा द उक्त सभी। महावंश में भी उनको क्षत्रिय माना गया है, दिव्यवादान में भी उनको क्षत्रिय माना गया है, अर्थशास्त्र में भी उनको क्षत्रिय माना गया है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा द उक्त सभी। इन सभी में उन्हें क्या माना गया है? क्षत्रिय माना गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध चेतावनी देता है। कह रहा ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में कह रहा है कि स्त्रियों को पति की आज्ञा के बगैर पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध चेतावनी देता है। तो दोस्तों आपके सामने चारों ऑप्शन दे दिए गए हैं, जैसे पहला अर्थशास्त्र में, अथवा दूसरा मनुस्मृति, तीसरा महाभारत, चौथा रामायण। तो इन चार ग्रंथों में से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि महिलाओं को ऐसा कार्य करने के विरुद्ध चेतावनी देता है? तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा ब मनुस्मृति। यानी कि मनुस्मृति ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि महिलाएं पति की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे उनका कितना भी कुछ भी काम आ जाए, लेकिन बिना पति की आज्ञा के वो कुछ भी नहीं कर सकती। ये चीज लिखा गया है मनुस्मृति ग्रंथ में। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ब मनुस्मृति ग्रंथ। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो आपके सामने चारों ऑप्शन दे दिए गए हैं, जैसे पहला ऑप्शन है भवभूति, दूसरा विशाखादत्त, तीसरा शूद्रक, चौथा विष्णुगुप्त। तो आपको छांटना है इसमें कि कौन सा है जो कि मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शूद्रक। जो शूद्रक जी हैं उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर होगा स शूद्रक। ठीक, तो प्रश्न 16 ये कह रहा है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? ठीक ना, कह रहा है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कुल कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। तो आपके सामने आपका क्वेश्चन है और आपके सामने ही आपका ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर अ 24, ब 36, स 48, द 64। तो इसमें राइट आंसर जो है ये है द 64। तो इसका राइट आंसर होगा द 64। 64 जो है कि उसमें ग्रंथों की यानी कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कुल 64 संप्रदायों का उल्लेख मिला है। ठीक, तो इस प्रकार इसका हो गया राइट आंसर द 64। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि किस इतिहासकार ने सांची को वृक्ष एवं सर्प पूजा का उल्लेख माना था? ठीक, ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने कि सांची को वृक्ष एवं सर्प पूजा का उल्लेख माना था? तो दोस्तों आपके सामने आपके चारों ऑप्शन है, जैसे कि पहला है कर्नल टाट, दूसरा विसेंट स्मिथ, तीसरा फर्ग्यूसन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर होगा स फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन जो है, फर्ग्यूसन एक ऐसा इतिहासकार है जो सांची को वृक्ष एवं सर्प पूजा का उल्लेख बताया था, उल्लेख माना था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फर्ग्यूसन, ऑप्शन नंबर स। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती जो है उसका दरगाह जो है वो कहाँ स्थित है, किस स्थान पे स्थित है, यही आपको बताना है, जो कि आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला आगरा, दूसरा अजमेर, तीसरा अलीगढ़, चौथा देवबंद। तो आपको बताना है किस स्थान पे सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। तो वो कहाँ है? आपका राइट आंसर जो होगा वो ब होगा अजमेर। अजमेर ऐसा स्थान है जहाँ पे सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा अजमेर, ऑप्शन नंबर ब। तो अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? ठीक ना, शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? ऑप्शन नंबर अ नक्शबंदिया संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ब कादरिया संप्रदाय, ऑप्शन नंबर स चिश्ती संप्रदाय, ऑप्शन नंबर द सुहरावर्दी संप्रदाय। तो आपको बताना है कि जो शेख अहमद थे वो किस संप्रदाय के थे। ठीक ना, तो आपका राइट आंसर जो इसमें होगा वो होगा अ नक्शबंदिया संप्रदाय। जो शेख अहमद सरहिंदी थे नक्शबंदिया संप्रदाय के थे, जिसके कारण आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ नक्शबंदिया संप्रदाय। आपका अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है?
जो कि आपके सामने आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 16 या 18 या 20 या 22। तो आपको छांटना है इसमें कि बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद के नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है या उल्लेख मिला था। तो आपका आंसर सही होगा 16, यानी कि उस समय कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला था। तो 20 जो प्रश्न आपके सामने है, आपके समक्ष है, जो इस प्रश्न का आंसर जो है, तो ऑप्शन नंबर 16 इसका आंसर है। ठीक, तो दोस्तों यहीं पे हम अपने वीडियो को विराम देते हैं और यहीं पे हमारा क्वेश्चन आंसर जो है वो समाप्त होता है। अब फिर मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, ताकि आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में तनिक भी प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, और आप अच्छे से अच्छे नंबर उठा सकें। और जो भी हमारे चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया है, वो नए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहें। तो फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप जम के पढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।